हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू त्रिवेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स को लेकर के, यानी कि 25 मई 2020 की करंट अफेयर्स को लेकर के। एंड अगेन ये करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए, अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही में मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरी की पूरी करंट अफेयर्स का PDF आप डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाकर के। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला प्रश्न है, इसमें बोल रहे हैं कि हाल ही में पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किसमें दो वैकल्पिक बोने जीनों RH14 और RH18 की मैपिंग की है। भाई ये जो मैपिंग की गई है ये करी गई है आपकी गेहूं में। सो गेहूं का ये मैपिंग का काम हुआ है। देन इसके एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे। देन आगे आपसे दूसरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस ऐप पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने की शुरुआत की है। ये जो ऐप है इसका नाम है उमंग। इस उमंग ऐप को 3 दिन पहले ही जारी किया गया केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। एंड अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए एक बिल पारित किया है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो आप सभी लोगों को पता होगा। देखिए भाई, चाइना को ये काम किया गया है। चाइना को इसके लिए आपका बोलेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। रीज़न क्या है उसके मैं आपको बता देती हूँ कि अमेरिकी सीनेट ने एक बिल पारित किया है जिसके तहत चीनी कंपनियों को तब तक अमेरिकी प्रतिभूति विनिमय से हटाने का प्रयास किया गया है जब तक कि वे कंपनियां ऑडिट और नियमों के अमेरिकी मानकों का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, तो अमेरिकी मानकों को, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर चाइनीज़ कंपनीज। देन आपको बता दूं कि रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी और डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वॉन होलेन द्वारा संयुक्त रूप से पेश किए गए इस बिल को सर्वसम्मति से सीनेट में पारित कर भी दिया गया था। यह विधेयक अब प्रतिनिधि सभा में पेश किया जाएगा। यह बिल प्रतिनिधि सभा में आवश्यक पारित होना चाहिए और फिर एक कानून बनने के लिए इस बिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपकी अमेरिकन कंपनियां जो हैं इस बिल के तहत चाइना की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सकती हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि यह जो कानून है ये होल्डिंग फॉरेन कंपनीज अकाउंटेबल एक्ट विभिन्न कंपनियों की प्रतिभूतियों को किसी भी अमेरिकी प्रतिभूति एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से रोकती है अगर वे लगातार 3 साल तक अमेरिकी पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसीज बोर्ड के ऑडिट का पालन करने में विफल रही हूं। तो अगर यह बिल एक कानून बन जाता है तो यह अलीबाबा और बाइजू जैसी प्रमुख चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने से रोक देगा। सीनेट में यह बिल विधेयक यानी कि आपका पारित होने के बाद चीनी ई कॉमर्स दिमाग अलीबाबा के शेयरों में अमेरिका के सूचीबद्ध शेयरों से 2% से अधिक की गिरावट देखी जाएगी। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि विश्व कछुआ दिवस, ठीक है, ये आपका किस तारीख को मनाया जाता है। भाई विश्व कछुआ दिवस जो है वो 23 मई को मनाया जाता है। क्या इसके पीछे का कारण है मैं आपको बता देती हूँ। प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस और कछुआ या उनके आवासों को बचाने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन कछुआ बचाव ATR द्वारा 2000 से विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे आपको ATR का नाम याद रखना है, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता हेतु मनाया जाता है। देखिए, प्रश्न आपका यहीं पे उठता है कि कछुए से हमें क्या लेना देना। भाई हर एक प्राणी, हर एक जीव जो आपको अपनी आसपास में दिखता है, आपके पर्यावरण में दिखता है, वो आपकी एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाने में, एक आपका जैव विविधता बनाने में, डाइवर्सिटी ऑफ आपकी जो जीव हैं उनको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लेने की और इस तरीके के और अन्य जीव जंतुओं पर इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता होती है। खैर, विश्व कछुआ दिवस 2020 के लिए ATR का जो विषय था अडॉप्ट डोंट शॉप, ठीक है, यानी कि आप इनको क्या करिए, अडॉप्ट डोंट शॉप करिए है। देन कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक मानी भी जाती है। इनकी आयु बहुत ही ज्यादा होती है, हम सभी को पता है। ये प्राचीन प्रजातियां चिड़ियों, सांपों और छिपकलियों से भी पहले धरती पर अस्तित्व में आ चुके थे। देन जीव वैज्ञानिकों के अनुसार कछुए इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए स्वयं को बचा सके क्योंकि उनका कवच उनके सुरक्षा प्रदान करता है। अंटार्कटिक को छोड़कर ये लगभग विश्व के सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। बोग कछुए
जो कि लंबाई में 4 इंच के होते हैं, सबसे छोटे कछुए होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करना चाहिए। देन लेदरी कछुए वजन लगभग 1500 पाउंड सभी कछुओं में सबसे बड़ा होता है। भारत में असम राज्य में दीमा हसाओ में स्थित हेजोंग झील, जिसे कछुआ झील के नाम से भी जाना जाता है, ये बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करिए, में लगभग 400 से 500 कछुए निवास करते हैं। इसके अलावा इस झील में हिल टेररपिन्स प्रजाति के दुर्लभ कछुए भी पाए जाते हैं। समुद्री कछुओं की 7 मौजूदा प्रजातियां हैं, जिनमें लॉगर हेड, ग्रीन, ऑलिव रिडले का नाम आई थिंक आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, कैंपस रिडले, हॉक्सबिल, लेदरबैक और फ्लैटबैक शामिल है। देन ये रहा आपका वर्ड टर्टल के हिसाब से आपका कछुआ। सो मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है देखने में। खैर, आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भाई, आपकी जानवी फूकन को FLO की अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्षा के रूप में चयन किया गया है। असम की उद्यमी है जानवी फूकन फिक्की के महिला संगठन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में 36वें FLO वार्षिक सेशन में फूलन ने निवर्तमान राष्ट्रीय फूकन है यहाँ पे, फूकन ने निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से पदभार को संभाला है। फूकन फिक्की FLO की 37th राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल आपकी चेयरमैन है। देन चेयरपर्सन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वह महिलाओं को उद्यमिता क्षमताओं और पेशेवर उत्कृष्टता के साथ सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। फिक्की FLO के 17 क्षेत्रों में निकाय है, यानी कि चैप्टर है। यह राष्ट्रीय स्तर पर 8000 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। फूकन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय, IIMC दिल्ली और इंडियाना विश्वविद्यालय USA में पढ़ाई की हुई है। वह यात्रा और आतिथ्य के क्षेत्र में जंगल ट्रेवल्स इंडिया और असम बंगाल नेविगेशन कंपनी की सह संस्थापक भी हैं। देन वह 2012 से उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय के तहत भारतीय उद्यमिता संस्थान के राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। वह 2007 में FLO नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की संस्थापक उपाध्यक्ष भी थी। ये हैं आपकी जानवी फूकन, आप इनको देख सकते हैं। देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सी चाय HIV दवाओं से बेहतर कोरोना वायरस गतिविधियों को कम कर सकती हैं? कांगड़ा चाय, वहादम ग्रीन टी, आपकी ऑक्टेविया चाय, इनमें से कोई भी कोड का इस्तेमाल करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। खैर, केवल 1, केवल 2 और 3 और 1, 2, 3 है। मैं आपको बता देती हूँ इसको डिटेल में पढ़ के। भाई, कोविड-19 से लड़ने के लिए एक संशोधित प्रोटोकॉल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने प्रतिरोधक क्षमता में सुधार और उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के स्थान पर HIV रोधी दवा के उपयोग की संभावना व्यक्त की जा रही है कि भाई HIV वायरस भी है जो कि अभी भी आपका प्रॉपर तरीके से ट्रीटेबल नहीं है, उसका भी इसी तरीके से जैसे HIV हमारे साथ में है, बट हमें उसके पता चल गए हैं कि हमें किस तरीके से HIV से बचाव किया जा सकता है। एग्जैक्टली लाइक दिस कि आपका जो कोविड-19 है वो हमारे साथ में ही है और जब तक वैक्सीनेशन नहीं बन जाएगी तो हमारे साथ में ही रहेगा, तो तब तक हम उनसे क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बट टिल देन हमारे पास में कोई ना कोई उपचार तो होना चाहिए उसको ट्रीट करने के लिए। तो आपकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के प्लेस पे HIV की दवाइयों को यूज़ करने की बात करी जा रही थी, संभावना व्यक्त करी जा रही थी। सो दूसरी ओर क्या किया गया है, बोला गया है कि अब कहा जा रहा है कि HIV रोधी दवाओं की तुलना में चाय रसायन भी प्रतिरक्षा बढ़ाने और कोरोना वायरस गतिविधि को अवरुद्ध करने में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। तो भाई ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। हम सभी लोगों के घरों में होती है चाय, और अगर उसको पी करके हम अपने आप को कोविड-19 से सुरक्षित कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। खैर, मैं आपको बता देती हूँ कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर है, वहाँ पे स्थित आपका हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने इसका तथ्य का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि कांगड़ा चाय के बारे में बोलते हुए यह बताते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के मौके पर IHBT में आयोजित एक वेबिनार के दौरान कहा है। उन्होंने बोला कि चाय में ऐसे रसायन होते हैं जो कोरोना वायरस की रोकथाम में HIV रोधी दवाओं की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर आधारित मॉडल का उपयोग करते हुए जैविक रूप से सक्रिय 65 आपके केमिकल्स या पॉलीफेनॉल्स का परीक्षण किया है, जो कि विशिष्ट वायरल प्रोटीन को HIV रोधी दवाओं की तुलना में अधिक कुशलता से बांध सकते हैं। ये रसायन उन वायरल प्रोटीन्स की गतिविधि को अवरुद्ध कर सकते हैं जो मानव कोशिकाओं में वायरस को पनपने में मदद करता है।
अच्छा है, अगर चाय है तो बहुत ही अच्छी बात है। देन हालांकि कांगड़ा काली चाय और हरी चाय दोनों की खेती करता है, लेकिन काली चाय का उत्पादन लगभग 90% होता है। 2005 में कांगड़ा चाय को भौगोलिक संकेतांक दिया गया था। कांगड़ा चाय अपने अनोखे रंग और स्वाद के लिए जानी जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि बाकी सारे के सारे ऑप्शन खराब है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही था। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से किस देश ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने का संकेत दिया है? इट्स अमेरिका, रशिया, फिनलैंड या जर्मनी। तो हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या ट्रीटी। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका अब ओपन स्काई संधि से अलग होगा। अमेरिका ने ओपन स्काईज की संधि पर 1992 में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि ने प्रतिभागियों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 34 सदस्य हैं। अमेरिका और रूस दोनों ही इस संधि के हस्ताक्षर करता है, सिग्नेचरीज हैं। देन अमेरिकी राष्ट्रपति ने संधि से पीछे हटने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया कि रशिया इस संधि की अवहेलना की है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से यह ऐसा तीसरा समझौता है जिससे अमेरिका अलग हुआ है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो एटमॉस्फेयर को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके अमेरिका अपना पीछे स्टेप लिया, उन्होंने इस संधि को लेके पीछे स्टेप लिया। और आपकी जाने कितनी ही ऐसी संधियां होंगी जिससे अमेरिका पीछे हट रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग एक न्यूज़ हो सकती है। खैर, आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा देने का निर्णय लिया है? भाई, खेल भी हमारे एक तरीके से आपका उद्योग है, क्योंकि कई लोग इसमें बैटिंग भी करते हैं। खैर, बैटिंग का तो मैं नाम नहीं लूंगी, बट स्टिल हम इनको खेलों का दर्जा दे रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका मिजोरम जो है वो है राज्य जिसने ये क्या किया है, बोला है कि खेल हमारे अब उद्योग के दर्जे में शामिल होंगे। मिजोरम मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। रोजगार सृजन का एक ऐसा उद्देश्य उन्होंने बताया है। सरकार रोजगार सृजन और बढ़ती मूल्य के लिए खेलों में अधिक निवेश करना चाहती है। उद्योग की स्थिति से उन्हें खिलाड़ियों और सेक्टर में शामिल अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद भी मिलेगी। आपको पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही सारे ऐसे अनुभवी कलाकार छुपे हुए हैं जिनको बहुत ज़्यादा आपके एक्सप्लोर होने की ज़रूरत है। खेल को उद्योग का दर्जा देने का निर्णय लेने वाला मिजोरम आपका भारत का पहला राज्य हो चुका है अभी तक। मिजोरम या मिजोज खेल प्रेमी लोग हैं और फुटबॉल उनका पसंदीदा है। आपको पता ही होगा कि हमारे बहुत सारे, आप बाईचुंग भूटिया के बारे में भी जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं बाईचुंग। देन आपसे बोला जा रहा है अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान का शुभारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने। भाई देखिए, हाल ही में आपके मध्य प्रदेश ने श्रम सिद्धि अभियान का शुभारंभ किया है। इसके तहत हर मजदूर को काम दिया जाएगा। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को यह तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभासी सम्मेलन यानी कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंचों तथा मजदूरों से बातचीत कर श्रम सिद्धि अभियान की जानकारी दी। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा। इसके लिए घर घर सर्वे किया जाएगा तथा जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उन्हें जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। जो मजदूर अकुशल होंगे उन्हें मनरेगा के कार्य दिलाया जाएगा तथा कुशल मजदूरों को उनकी योग्यताओं के अनुसार काम दिलाया जाएगा। तो आई थिंक इस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट को पीछे हटाने में आगे बढ़ पाएंगे। आपका आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित महिला एथलीट में से कौन दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? सो देख लीजिएगा, आई होप कि आप लोगों को इनके नाम पता होंगे। सी नाओमी ओसाका हैं, मारिया शारापोवा है, सेरेना विलियम्स एंड सानिया मिर्जा हैं। हम सभी ने इन सभी के नाम सुने हैं। बट जापान की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका पिछले 12 महीनों में सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, अमेरिका की व्यावसायिक मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार ओसाका ने पिछले 12 महीने में इनामी राशि से 3 करोड़ 74 लाख डॉलर कमाए, जो अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स से 14 लाख डॉलर ज़्यादा हैं। तो आप अपने आप में देख रहे हो कि कितना कमा रही हैं। खैर, ओसाका से पहले रशिया की मारिया शारापोवा के नाम सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला खिलाड़ी का रिकॉर्ड था। उन्होंने 2015 में 2 करोड़ 99 लाख डॉलर की कमाई भी की थी। सो ये आपकी क्या थी, बड़ी ही ज़बरदस्त न्यूज़ थी। खैर, नाओमी ओसाका ने 2018 में यूएस ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। 38 साल की विलियम्स पिछले 4 साल तक दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी रही थी, जबकि इससे पहले शारापोवा के नाम 5 साल तक यह रिकॉर्ड दर्ज था। देन फोर्ब्स ने 1990 से महिला खिलाड़ियों की आय की गणना शुरू की है और तब से अधिकतर
टेनिस खिलाड़ी ही इसमें शीर्ष पर रहती हैं। 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता ओसाका नाओमी ओसाका फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 29th लिस्ट पे है या स्थान पे है, प्लेस पे है, जबकि विलियम्स को इसमें 33वां स्थान मिला है। सो ये हैं आपकी नाओमी ओसाका, आप इनसे मिल सकते हैं, जापान की हैं। खैर, ये थे आपके आज के कुछ प्रश्न एंड आई होप कि सारे के सारे प्रश्न आपको काफ़ी ही अच्छे लगे होंगे और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में इन प्रश्नों का बहुत ही बड़ा रोल होगा। खैर, इसके साथ में मुझे आपको ये भी बताना था कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के मिलती हैं, आपकी रेगुलरिटी में मिलती हैं। तो आप अनअकैडमी का ये जो बैच कोर्स स्टार्ट हुआ उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन यहाँ पे लेखपाल का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो अभी अगर आपका लेवल पीसेस का नहीं है, आप नहीं अगर पीसेस बनना चाहते हैं, तो आप लेखपाल की तैयारी भी अनअकैडमी के यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। फिर मिलेंगे आपसे कल इसी वक्त पे। बाय बाय।